ऑपरेशन सिंदूर के समय चंडीगढ़ में कुछ बच्चों की आवश्यकता हुई, कुछ युवाओं की आवश्यकता हुई। वहां यूपी के अंदर छांगुर बाबा हैं, जलालुद्दीन के नाम से पकड़े गए, जिन्होंने हिंदू लड़कियों का रेट फिक्स कर दिया। अभी एक केस बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मोनालिसा और फैजान वाला, कि उन्होंने भागकर शादी करी। घर वालों के दबाव में आकर उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर पॉक्सो का केस लगा दिया। एक सवाल आपसे, अगर किसी के साथ रेप या मर्डर जैसा क्राइम हो और उसको इंसाफ मिलने में सालों लग जाए, तो आप उसे इंसाफ समझेंगे या फिर उसे कुछ और ही कहेंगे? आज इसी का जवाब लेके हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल सिंह चंडेल। वेलकम सर आपका एमडी नेटवर्क इंडिया में। तो सर, आपने इतने बड़े बड़े केसेस हैंडल किए अपने बेस पे, ओके, तो आप मुझे यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताएंगे? जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं तो किसी भी केस का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है विक्टिम, जो शुरुआत से केस लड़ता रहता है और वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अधीन होता है, सरकारों के अधीन होता है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस करके नहीं देगी, जब तक सरकारें अपनी रिप्लाई नहीं देंगी, तब तक उसको न्याय नहीं मिल पाता है। और हम देखते हैं कि 20वीं सदी में, 21वीं सदी में जब पूरे विश्व में कानून व्यवस्था में तेजी आ रही है, एआई मॉडल लागू हो रहा है, तो भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसमें न्याय मिलने में देरी हो रही है। और कानून का यह सिद्धांत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय पाने में देरी हो रही है तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और न्याय नहीं मिलने से यहाँ के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। कई बार लोग सवाल उठाते हैं और जो क्वेश्चन वैलिड भी रहता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके केस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, किसी भी समय सुनने के लिए तैयार है। उन्हें एंटिसिपेटरी बेल तुरंत मिल जाता है, बेल तुरंत मिल जाता है, उनके केसेस को सुन लिया जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं, जो गरीब है, जो किसान है, जिनका डिमोलिशन का केस है, जिनका एक्विजिशन का केस है, जिनका कंपनसेशन का केस है, उनके केसेस को निवारण करने में क्यों सालों साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार सिस्टम को मानता हूं और मुझे लगता है कि भारत के अंदर वो क्षमता है कि आने वाले समय में पूरे विश्व को लीड करे। और वो क्षमता को दिखाने के लिए सबसे पहले सिस्टम को मजबूत होना पड़ेगा। जिस दिन सिस्टम मजबूत हो गया, भारत के लोग त्वरित न्याय भी पाएंगे, जो जुर्म करेगा उसे जेल भी होगी, और जिसको कंपनसेशन मिलना चाहिए उसके घर को गिराने पे, उसकी जमीन को हथियाने पे, उसकी जमीन में से सरकारी रोड निकालने पे, उसको तुरंत मिलेगा। तो सर, आपको क्या लगता है सिस्टम मजबूत कैसे होगा? जी देखिए, सिस्टम मजबूत होगा अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति से, जिन्होंने लोकपाल को लेकर आए थे और लोकायुक्त के निर्माण की मांग की थी, जिससे कि सभी विभाग में टाइमली काम को करने की अवधि प्रदान की जाए और समय पर जब काम होगा तो सिस्टम मजबूत होगा। जैसे कि उसका कुछ उदाहरण देते, जैसे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज कोई केस फाइल कर रहा है, तो जब से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस बन के आए हैं, तब से यहाँ केसेस का निवारण काफी तेजी से हो रहा है। उन्होंने कई सारे ऐसे नियम ला दिए, जैसे कि सीनियर एडवोकेट बिफोर द कोर्ट मेंशनिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी एडजर्नमेंट अगर लेना चाहता है तो उसका विरोध सामने वाली पार्टी कर सकती है, यानी एडजर्नमेंट भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। और अब आपको अपने फाइनल आर्गुमेंट के लिए समय बताना पड़ेगा कि आप आधे घंटे लेना चाहते हैं कि 20 मिनट, और उसका रिटन नोटिस सबमिशन आपको पहले से ही फाइल करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को काउंटर देके। तो कहीं ना कहीं अगर ये सिस्टम सुचारू रूप से सारे कोर्टों में लागू हो जाए तो एक टाइमली कोर्ट के केसेस को खत्म किया जाता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं बड़े बड़े केसेस में जो सीनियर एडवोकेट अपीयर होते हैं, वो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा तक आर्गुमेंट करते रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज है कि उस नॉलेज को अगर गागर में सागर की तरह जो है समाहित करने की कोशिश करें तो बहुत कम होता है, इसलिए वो समय बहुत ज्यादा ले लेते हैं। और इसी के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में टाइम बाउंड मैनर में आर्गू करने के लिए कहा है। यही सिस्टम अमेरिका में भी फॉलो होता है और यहाँ पर भी अब धीरे धीरे लागू करने की कवायद चल रही है। तो अगर ये सब मजबूती प्रदान कर दी जाए तो मुझे लगता है कि समय पर लोगों को न्याय मिलेगा और लोगों के जीवन में काफी खुशियां होंगी। अब मैं इसका जो अभी के समाज में सबसे बड़ा उदाहरण है उसको मैं बताना चाहता हूँ। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो शादी से रिलेटेड है, चाहे वो डाइवोर्स के हों, चाहे वो मेंटेनेंस के हों,
चाहे फिर वो डीवी एक्ट के हों, चाहे फिर वो किसी के सास ससुर के साथ क्रुएलिटी के हों। और जब आप डाइवोर्स के केसेस को देखेंगे तो डाइवोर्स के केसेस अब 15 साल 20 साल तक खींच रहे हैं, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर दो पार्टी साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है तो ऐसे केस को खींच के क्या मतलब है। ऐसे केसेस में उनको डाइवोर्स देके उनको हटा देना चाहिए, उनको अपनी नई शादी करनी चाहिए, अपने नए जीवन का शुरुआत करना चाहिए। लेकिन जब लंबे समय तक केस खींचता है तो हमें अतुल सुभाष जैसे जो है एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जिनको की सुसाइड करना पड़ता है। और कहीं न कहीं समाज में एक डिस्ट्रेस और सिस्टम के प्रति, न्याय के प्रति अविश्वास समझ में आता है। सर एक बात बताइए, आपने इतने केसेस की बात की, तो केस को डिले होने का मेन रीजन क्या, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट या सिस्टम, किसको आप मुझे लगता समझते हैं? है कि केस के डिले होने का रीजन सभी लोग हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे सिस्टम हो, और चाहे ऑनरेबल जजेस क्यों न हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो हमने देखा है कि आसानी से वो सामने वाली पार्टी एडजर्नमेंट मांग लेती है, ऐसे फर्जी स्लिप लगा देती है कि हम बीमार हैं, और उस केस में एडजर्नमेंट ले जाता है। अभी कल का मैं एक केस बताऊं, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील के ऊपर 20,000 का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि उस वकील ने जिस दिन ऑनरेबल कोर्ट में कहा कि आज हम अनवेल है, अस्वस्थ है और कोर्ट नहीं आ सकते, उसी दिन किसी और कोर्ट में वो अपीयर हो रहे थे। तो ऐसे में मैं सबको जिम्मेदार मानता हूं, किसी एक को नहीं। कई वकील ऐसे हैं जो क्लाइंट से केस लेते वक्त बहुत सारे वादे कर देते हैं कि हम तो आपको 1 महीने में न्याय दिला देंगे, 2 दिन में न्याय दिला देंगे, और केस लेने के बाद अनप्रोफेशनलिज्म को दिखाते हैं और उन्हें कहीं से भी न्याय दिलाने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं या जिज्ञासु नहीं रहते हैं कि कैसे हम इस केस को लड़ें और सामने वाली पार्टी को न्याय मिल जाए, जिससे कि मेरा नाम हो जाए। और अब आ गई बात सिस्टम की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टमैटिक रूल हैं जिसमें कि आप केस फाइल करेंगे तो पहले रजिस्ट्री में जाएगा, रजिस्ट्री में वो वहां से डिफेक्ट लगते हैं कि उसमें क्या क्या खामियां हैं। अब डिफेक्ट को कंप्लाई करने के लिए बहुत समय लग जाते हैं, और बार बार सामने वाला जो डिफेक्ट को दूर करने के लिए बैठा है वो आपसे गलत तरीके से बात करेगा, और उसी वजह से कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वकीलों की आपस में झड़प भी हो जाती है उनके साथ, क्योंकि वो एक एक डिफेक्ट लगाते हैं और फिर जब उसको क्योर करो तब दूसरा लगाते हैं, फिर जब उसको क्योर करो तब तीसरा लगाते हैं, और इसी में जिसका केस 2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए उसका केस महीने भर लग जाता है कोर्ट के समक्ष, कुछ कोर्ट कुछ के तो सर पटल पे सालों आने भी पे। खिंच जाते हैं, कई साल। जी, तो सर अच्छा एक बात बताइए, आपने बताया था कि आप रेप केस हैंडल करते, कोई ऐसा रेप केस बताइए जो आपके दिल और जहन में अभी तक बसा हो। जी, देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं अभी एक ऑनगोइंग केस बताना चाहता हूँ। एक कपसाड़ मेरठ के अंदर जगह है जहां एक 16 साल के बच्चे के ऊपर यह आरोप लगा कि वो 20 साल की एक महिला को भगा कर ले गया, और उस भगा कर ले जाते वक्त जब महिला की मां ने विरोध किया तो उस बच्चे ने उनके ऊपर प्रहार किया, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। आगे चल के इस पूरे केस को पॉलिटिकल रंग दे दिया गया, चंद्रशेखर रावण जी वहां पे दौड़ते हुए गए, कई सारे बीजेपी के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता लोग दौड़ते हुए गए, और पूरे गांव को छावनी बना दिया गया। किसी ने उस बच्चे से नहीं पूछा कि कैसे यह संभव है कि एक 16 साल का बच्चा, जिसको कि लड़की क्लेम कर रही है कि 3 साल पहले से रिलेशनशिप में है, यानी कि 13 साल से रिलेशनशिप में है, कैसे वो 19-20 साल की लड़की का रेप कर दिया और कैसे इतना बड़ा काम कर दिया जिससे कि किसी की मृत्यु कारित हो जाए। और जब यह केस हमारे पास आया, उनके लड़के के परिजन हमारे पास आए, तो हमने बस उनसे एक सवाल पूछा कि आप अपने बच्चे से पूछिए कि क्या सच में उन्होंने ये क्राइम किया है कि नहीं। और वो बच्चा बहुत ही रोते हुए शब्दों में बोला कि हमने ये क्राइम नहीं किया है, और आज तक जो मर्डर वेपन था वो भी नहीं रिकवर किया गया है पुलिस के द्वारा। आज वो बच्चा जुवेनाइल बोर्ड के अंदर मेरठ के अंदर बंद है, और वो लड़की बाहर घूम रही है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का साफ साफ कहना है कि पॉक्सो जैसे केसेस में लड़कियां भी आरोपी हो सकती हैं। बिल्कुल। और इसमें जब आप सेक्शन 3 को देखेंगे या फिर पॉक्सो एक्ट के प्रोवाइजो 4 को देखेंगे तो साफ साफ प्रीएम्बल में कहा गया है कि किसी भी बच्चे या बच्ची के साथ जो 18 साल से नीचे हो, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता है, कृत्य करता है जिससे कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जिससे कि पेनिट्रेशन होता है, उसको पॉक्सो के एक्ट के अंतर्गत माना जाएगा और उसे लायबल किया जाएगा। लेकिन आज तक मेरठ की पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज नहीं किया, और पुलिस कहती है कि जाइए कोर्ट से दर्ज कराइए। मेरा मानना है कि ऑनरेबल कोर्ट तो कर ही देगा एफआईआर, लेकिन पुलिस कहाँ पे है? क्योंकि जब हम देखते हैं तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में कई सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें पुलिस
विक्टिम को मारते मारते, जो एफआईआर लिखाने गया था उसको मारते मारते जान ले लेती है। अभी उसका एक ताजा उदाहरण अगर मैं दूं तो उत्तम नगर के अंदर एक बच्चे की पीट कर हत्या कर दी जाती है, और जब उसके परिजन टूटे हुए हाथ को लेकर, टूटे हुए सिर को लेकर एफआईआर कराने जाते हैं तो पुलिस उन्हें ही 8 घंटे के लिए बैठा लेती है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पुलिस को इन सब कानूनों को बताना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, और जिस तरीके से ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं उससे समाज में अराजकता फैल रही है, लोगों का न्याय के प्रति विश्वास कम हो रहा है, और आगे ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने स्तर पे ही केसेस को सॉल्व करने लगे, कोर्ट और थाने जाने से बचने लगे। तो बिल्कुल सर। जी, तो ये जो रेप का केस था ये अभी भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि जल्द ही उसमें बच्चे को न्याय मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक 13 साल का बच्चा एक 18 साल की बच्ची के साथ रेप करे या फिर उसके साथ संबंध बनाए। सर आपने यहाँ तक तो बताया कि एक 13 साल का लड़का था। अगर हम देखें अपने पुराने हिस्ट्री निकाल के देखें तो ज्यादातर महिलाओं के साथ आरोप होते हैं। अब महिलाओं ने इसका बहुत फायदा उठाना चालू कर दिया है कि हम पे तो कोई केस लगेगा नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए इतने सारे रूल रेगुलेशन निकले हुए हैं, बट पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं निकला है। तो पुरुषों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं और पूरा समाज, जो काफी सारे वुमेन्स भी हैं हमारी, कई सारे सीनियर एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट में हैं जो बार बार पुरुष आयोग की मांग कर रही हैं, और रेप जैसे कानून को जनरल न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है जब पुरुषों के भी अधिकारों की बात होनी चाहिए, और समाज के तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं प्रख्यात हैं किसी अपने जगह पे, उनको समाज में ये बात फैलानी चाहिए कि पुरुषों को भी उतने अधिकार देने चाहिए जितना कि महिलाओं को। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय का एक बात मैं बताऊं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक हमारे सीनियर होते थे, दूसरे विभाग में थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स में थे। वो एक रात को बाहर गए थे और उनको 4 लड़कियों ने पकड़ के रेप कर दिया। और जब टीचर के वो साथ? नहीं, सीनियर थे, जी, पढ़ाई कर रहे थे बीएचयू के अंदर। तो जब वो सबसे पहले एसएचओ के पास कंप्लेन कराने गए, रेप कराने गए कि हमारी रेप हो चुकी है, मैं 2013-14 की घटना बता रहा हूं। तो उस समय एसएचओ हंसते हुए उनका मजाक उड़ाता है और कहता है, अरे ये कैसे संभव है कि तुम्हारे साथ लड़की रेप करते हैं। फिर वो सोचते ही है लोग, कहते हैं कि मतलब लड़कों का रेप ही नहीं हो सकता, सिर्फ लड़कियों का रेप हो सकता है। ये तो कहीं की कोई बात ही नहीं, तो मिथ बना रखा है सबने। जी, उसके बाद वो जाते हैं सीईओ के पास, सीईओ भी बस हंसी मजाक अपने स्टाफ के सामने उड़ाता है। फिर जाते हैं एसपी के पास, एसपी भी मजाक उड़ाता है। बाद में वो अपने हॉस्टल के रूम में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो जी, तो कहीं ना कहीं पुरुषों की भी जरूरत है। अब देखिए, दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। सेक्शन 69 बीएनएस जो अभी बन के आया 2024 में, उसमें कहा गया कि अगर किसी महिला के साथ कोई फॉल्स प्रॉमिस करके मैरिज करने की और उसके साथ रेप करता है, संबंध बनाता है, तो उस लड़के को जो है 10 साल तक का इम्प्रिजमेंट होगा। तो क्या किसी लड़के के साथ कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करता है और उसके साथ संबंध नहीं बनाता है? क्या लड़कों का ब्रेकअप नहीं होता है? क्या लड़कों को संबंध से नहीं निकाल दिया जाता है और दूसरे से शादी नहीं कराई जाती है? तो क्यों नहीं लड़कों को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए? क्यों नहीं लड़के भी समाज में, कोर्ट में और पुलिस के सामने यह कह सके कि ये लड़की मुझसे शादी का वादा की थी, मेरे एटीएम से पैसा भी ली, मेरे साथ घूमी भी, मेरे साथ हर वो काम की, हर वो संबंध बनाई जो एक पत्नी के रूप में इसे बनाना चाहिए, और आज यह दूसरे लड़के से शादी करने जा रही है। मैंने अपने घर पे बता दिया था कि मैं इससे शादी करूंगा, आज ही मुझे छोड़ रही है, मुझे तलाक दे रही है या मुझे जो कुछ भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं लड़कों का भी अधिकार होना चाहिए। कानून जब 2024 में बनाए गए तब तो इन्हें जनरल न्यूट्रल बनाना चाहिए था कि लड़का हो चाहे लड़की हो, क्राइम किसी के साथ हो, उसे क्राइम की नजर से देखना चाहिए। सर, अगर आप गोंडा पॉस्को केस की बात करें तो आपका उस पर क्या विचारधारा है? जी, वो ऐसा केस है जो आज आप समाज में हर कहीं देखेंगी, क्योंकि जो गोंडा के पॉक्सो केस को मैंने यहाँ से एंटीसिपेटरी बेल दिलाया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, उसमें क्या था कि एक 17 साल की लड़की अपनी मर्जी से एक 18 साल के ऊपर के लड़के से प्यार करती थी और उनसे संबंध बनाई। कुछ समय बाद उनके घर वालों को पता चल गया कि इनके बीच संबंध है, जबकि वो लड़की पहले ही मंदिर में जाके उस लड़के से शादी कर चुकी थी। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार 18 साल के किसी भी लड़की को जो नीचे है उसको शादी करने की अनुमति नहीं है। फिर भी वो लड़की फ्री कंसेंट के साथ, विदाउट एनी थ्रेट, विदाउट एनी फोर्स, उस लड़के से शादी की, उससे संबंध बनाई। घर वालों के दबाव में आकर
उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर पॉक्सो का केस लगा दिया। अब जब लड़के के ऊपर पॉक्सो का केस लग गया तो वो काफी डरा हुआ था और लड़के का कहना था कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसमें लड़की के विल के अगेंस्ट हो या लड़की की जानकारी में नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि कभी कभी रोमियो और जूलियट के कॉन्सेप्ट समाज में भी आ जाते हैं जिसमें किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ना तो लड़के ने उसके फोटो बनाए, ना तो वीडियो बनाए, ना तो उसको कभी थ्रेट किया, सिर्फ इसलिए उसके ऊपर पॉक्सो का केस लगा दिया जाए क्योंकि उसके परिवार वाले नहीं मानते। यह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत सिद्धांत है और इसमें लड़के को एंटीसिपेटरी बेल मिला और बाद में जब लड़की 18 वर्ष की हो गई तो अपने घर से निकलकर उस लड़के से शादी भी की और आज उसकी मैरिज चल रही है। हालांकि अब कुछ दिन पहले ही उसका केस खत्म हुआ क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही क्लियर गाइडलाइन है कि पॉक्सो के केस को आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट के तहत नहीं जा सकते, इसमें आपको क्लियर वर्डिक्ट पाना पड़ेगा। अभी उन्होंने बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट जाके अपने बयान दिया और वो केस अब उनका पूरी तरीके से खत्म। तो ऐसे तमाम केस है समाज में जहां कहीं ना कहीं कि लड़की ये दिखा देती है कि मेरे आधार कार्ड पे 18 साल के ऊपर है और लड़का और लड़की संबंध बना लेते हैं। बाद में उनके माता पिता कहते हैं ये तो आधार कार्ड गलत है, इसकी असल उम्र 17 साल है और उसके ऊपर एज ए गार्जियन वो केस करा देते हैं। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर एक नया कानून बनाने वाली है जिसमें कंसेंट की उम्र 16 से 18 साल तक मानी जाएगी। अच्छा, अगर आपको सिस्टम में एक चीज चेंज करनी हो तो वो क्या होगी? जी देखिए, अगर मैं सिस्टम में चेंज करना चाहूंगा तो सबसे बड़े उन सारे कारणों को चेंज करूंगा जिससे कि न्याय मिलने में देरी होती है। जैसे कि मैं टाइम बाउंड मैनर में किसी भी केस को डिसाइड करवाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए एक गाइडलाइन लाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन दे कि सर्विस का मैटर हो तो 6 महीने, बेल का मैटर हो तो 2 महीने, एंटीसिपेटरी बेल का मैटर हो तो 1 महीने और तमाम ऐसी चीजें हों जिसमें कि तुरंत न्याय पाया जा सकता है। जैसे किसी की घर गिर रही है, अब घर गिरने के लिए अगर तुरंत न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार जाएगी घर गिरा देगी। और अगर आप देखेंगी रूपा अशोक हुर्रा का केस जिसमें स्पीडी ट्रायल की बात की जाती है या फिर और तमाम केसेस देखेंगी, सत्येंद्र अंतिल का केस देखेंगी तो उसमें साफ साफ कोर्ट कहता है कि न्याय में देरी कहीं से भी सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है और न्याय पाना ही सिर्फ नहीं होता है, न्याय पाते दिखना भी चाहिए ऐसे लोगों को जो न्याय के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कई सारे ऐसे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, लेकिन अगर टाइम बाउंड मैनर में ये सब चीजें डिसाइड हो जाए तो कई लोगों का घर बस जाएगा, कई लोगों का घर उजड़ने से रुक जाएगा, कई लोगों को समय पर नौकरी मिल जाएगी और कई लोग समाज में आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, अभी फास्ट ट्रैक केस बहुत आगे बढ़े तो आपको क्या लग रहा है वो सच में चल रहा है या बस नाम के लिए उसे रखा गया है? नहीं चल पा रहे हैं। देखिए, अगर अकेले दिल्ली की हम बात करें तो पॉक्सो के केसेस में ये कहा गया या रेप के केसेस में ये कहा गया कि ट्रायल 2 साल के अंदर कंप्लीट किया जाए, लेकिन इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, इतने ज्यादा केसेस की पेंडेंसी है कि वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आज दिल्ली के अंदर 8 लाख से ज्यादा रेप के केसेस पेंडिंग। सर, टीचर वैकेंसी जैसे केसेस में लोगों का फ्यूचर बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है। आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? जी देखिए, बहुत ही सही क्वेश्चन आपने किया कि टीचर वैकेंसी या कोई भी सर्विस लॉ के केसेस में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेटों को हैंडल करना बहुत ही बड़ी जो है टास्क होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि अभी जो 72,000 शिक्षकों की अगर बात करें तो उसमें कम से कम 10,000 शिक्षक के अभ्यर्थी हमारे पास एज ए कैंडिडेट है। तो 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट करना, उनके फोन रिसीव करना, उनकी बातों को बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रखना एक काफी टफ टास्क है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए हम लोग यह करते हैं कि इसमें हर ग्रुप का एक सदस्य होता है जिसे हम लोग मेंबर बनाते हैं और वो सदस्य अपने ग्रुप के सारे बच्चों की बात, सारे अभ्यर्थियों की बात हम लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी हमने पिछले दिनों झारखंड पुलिस की भर्ती में कई लोगों के अपॉइंटमेंट कराए, यूपी पुलिस की भर्ती में कई लोगों को अपॉइंटमेंट कराया और कई लोगों को प्रमोशन में भी जो है लाभ दिलवाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो राइट टू प्रमोशन इज अ फंडामेंटल राइट और ये संविधान के अंतर्गत आता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कमिटियां जो है समय समय पर गठित होगी और सबके प्रमोशन को देखेंगे कि कौन प्रमोशन पाने योग्य है और उसे प्रमोशन को प्रदान करेंगी। ऐसे ही अगर सर्विस लॉ में देखी तो किसी भी व्यक्ति को उसके सर्विस से बिना नोटिस दिए नहीं निकाला जा सकता है और जो नोटिस भी देगा वो नेचुरल जस्टिस के कानून को फॉलो करना चाहिए, रिजनेबल लॉ होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए कानून का और तभी उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। अन्यथा कोई भी अगर आर्बिट्रेरी एक्शन लेता है
तो उसको सामने वाला व्यक्ति बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट चैलेंज कर सकता है और उसे जरूर न्याय मिलेगा। कई सारे ऐसे केसेस अभी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने आ रहे हैं और बड़ी दुविधा की स्थिति बन जा रही है कि एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, जहां पर दो शादी करना अवैध माना जाता है, उसमें दूसरी शादी करने पर भी उनको नौकरी से निकाल दे रहे हैं। तो ऐसे में भी कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर दोनों शादी में से एक शादी इनवैलिड है तो उनको आप नौकरी से नहीं निकाल सकते। और तीसरा, मैं जो सबसे बड़ा कारण आज भारत के अंतर्गत बता दूं, जो कि बहुत बड़ा रीजन है, तो आजकल क्या होता है कि जब कोई बच्चा पढ़ने में तेज तर्रार होता है तो उसके अगल बगल के पड़ोसी उसके ऊपर फर्जी एफआईआर करवा देते हैं, जिनको कि उस बच्चे से और उस परिवार से जलन होता है। जब वो नौकरी पाता है और कैरेक्टर का जब वेरिफिकेशन होने के लिए आता है तो उनको पुलिस के पूरी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट की कई सारे जजमेंट में है कि ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या उस बच्चे को नौकरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं है, अगर क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि कोई उससे प्रिज्यूम कर पा रहा है कि वो आगे चलकर फिर से ऐसा करेगा बच्चा, या फिर इस केस के पहले कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, तो उसको आप नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्विस लॉ के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। अब ऐसा समय हम देख रहे हैं कि जिसमें हर कोई वकील सर्विस लॉ के केस ले रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक एडवोकेट ही स्पेसिफिक अगर केस लेंगे तभी आपको सही से रिप्रेजेंट कोर्ट में कर पाते हैं। क्योंकि क्रिमिनल का जो एक्सपर्ट है वो सर्विस का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, जो सर्विस लॉ का एक्सपर्ट है वो क्रिमिनल का नहीं हो सकता, जो सिविल लॉ का एक्सपर्ट है वो इन दोनों का नहीं हो सकता, और ऐसे ही चीजें कानून के तौर पर चलती हैं। तो मेरा मानना है कि स्पेसिफिक होना चाहिए चीजों को, और कोई ना कोई जो ऐसा वकील है जो खुद को अपने आप को कहता है कि हम इस फील्ड से रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको उस फील्ड में बहुत मेहनत करके आगे चलकर काम करना चाहिए। क्योंकि एक जैसे सर्विस का नियम है, किसी को हटा दिया गया तो सिर्फ उस बच्चे को, इस अभ्यर्थी को, उस नौकरी करने वालों को नौकरी प्रभावित नहीं करता है। उसके बच्चे का स्कूल का फीस, उसके माता पिता का भरण पोषण, उसके पत्नी के मेंटेनेंस का अधिकार और उसका खुद का जीवन चलना उन सबसे निर्भर करता है। तो उस केस को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट प्रेजेंट करना चाहिए और उनको न्याय दिलाना चाहिए, उनको नौकरी में फिर से स्थापित करवाना चाहिए। अच्छा सर, अभी हम रेप केस की बात की, अभी हमने टीचर वैकेंसी की बात की। अभी एक केस बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मोनालिसा और फैजान वाला, कि उन्होंने भागकर शादी करी। अब लोग उनके पीछे पड़े, बजरंग दल वाले, हिंदू सनातन धर्म वाले, कि उनको मार देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मोनालिसा को बहकाया गया? कई लोग वो कह रहे हैं कि मोनालिसा को बहकाया गया कि अब अभी तक तो सिर्फ लड़कियों के साथ ही लव जिहाद चला था, अब हमारे सनातन धर्म के पुरुषों के साथ भी लव जिहाद होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो मोनालिसा का कुछ दिन पहले आप ही मीडिया बंधु से बात करते हुए एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने माता पिता की मर्जी से शादी करेंगे। तो आज उन माता पिता की मर्जी इस शादी में कहां पर है? दूसरी बात मैं बता दूं तो स्तुति नाम की एक एमडी बच्ची जो कि डॉक्टरेट है और मास्टर कर रही है डॉक्टरी में, उसने अभी कुछ दिन पहले मुंबई के अंदर सुसाइड किया। और उसका 4 पन्ने का जब आप नोट देखेंगे, सुसाइड नोट, तो उसमें उसने साफ साफ जिक्र किया कि मेरे माता पिता और घर वाले मना कर रहे थे कि हम इस पे भरोसा ना करें, लेकिन हमने उनकी बात को दरकिनार करते हुए भरोसा किया। और आज ये मेरे साथ इतनी क्रूएल्टी करता है कि मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो मैं अपने माता पिता के पास जा सकती हूँ और ना ही मैं अब इस जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। यूपी के अंदर छांगुर बाबा हैं, जलालुद्दीन के नाम से पकड़े गए, जिन्होंने हिंदू लड़कियों का रेट फिक्स कर दिया था कि अगर ठाकुर की लड़की है तो 15 लाख, ब्राह्मण की लड़की है तो 18 लाख, ओबीसी की लड़की है तो 12 लाख, SC ST की लड़की है तो 10 लाख। तो कई सारे ऐसे रैकेट चल रहे हैं जो कि कन्वर्ट कराने के लिए कोई भी पैसा देने के लिए तैयार है। अभी हमने देखा कैसे जिम के मालिक ने, जो कि जिम ट्रेनर भी है, बच्चियों के फोटो वो बना लेता था और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था। तो इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता कि मोनालिसा हो सकता है कि उस लड़के से प्यार में फंसी हो, उसके बाद उसने उसका फोटो या वीडियो बना लिया हो और बार बार उसे थ्रेट कर रहा हो कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं की तो हम ये फोटो और वीडियो दिखा देंगे जिससे तुम्हारा कैरियर तबाह हो जाएगा। तो ऐसी लड़की जो जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंची है, वो कैसे अपने कैरियर को तबाह कर सकती है? और मुझे लगता है कि इसी दबाव में आकर उसने ये सब जो है शादी किया है, और शादी भी कहाँ किया, उत्तर प्रदेश से इतनी दूर हाँ, बिल्कुल मंदिर में जाके शादी करा। जी। तो कहीं न कहीं ये सब संदेह का कारण बनते हैं और मुझे लगता है कि मोनालिसा को घर वापसी करनी चाहिए।
आगे उनके माता पिता के क्लेम को पुलिस को सही तरीके से देखना चाहिए कि वो 18 साल के नीचे है, और अगर मोनालिसा 18 साल के नीचे प्रूफ हो गई कि है, तब वो लड़का पॉक्सो के केस में जेल भी जाएगा और कोई पुलिस उसे रोक नहीं सकती। और अगर मोनालिसा ने सच में उससे बहकाया न गया, उसे सच में प्यार किया और उसके जी, बाद शादी करी हो तो इस पे भी मैं आपके दर्शकों को साफ करना चाहता हूँ कि 18 साल के ऊपर चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का पूरा अधिकार है, उनको कोई मना नहीं कर सकता। अभी बॉम्बे में एक बहुत ही क्रूएल घटना हुई थी, जहां में एक बच्ची के पिता ने उसके लवर को, उसके प्रेमी को, उसके जिससे शादी किया था उसको जो है जान से मार दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के अंतर्गत संविधान से कानून चलता है और संविधान में साफ साफ कहा गया है कि 18 साल के ऊपर के व्यक्ति अपने मर्जी से अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हालांकि जो भी बच्चे अगर चूज कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को, थोड़ी सी सावधानी बरते, थोड़ा सा समय बिताए, क्योंकि यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है कई बार बोल चुके हैं कि अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने से पहले 10 बार सोच लीजिए, अपने माता पिता के बारे में सोच लीजिए, या ये सोच लीजिए कि आगे चलकर आपका ये संबंध शादी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा सर, अब मैं भारत में व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं तो अगर किसी भी व्यक्ति ने गलत कदम उठा लिया तो उसे सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? जी देखिए, अगर किसी ने गलती कर दी है तो सबसे पहले उसे अपनी गलती को अपने घर वालों से बताना चाहिए, और घर वालों को भी यह सलाह देनी चाहिए कि उस गलती के लिए वो बिफोर द पुलिस स्टेशन या बिफोर द कोर्ट जाए और वो स्वीकार करे कि उनसे ये गलती हो चुकी है, क्योंकि आपको कानून से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप छिपाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। हमने बहुत सारे ऐसे कांड देखे, जैसे अभी सोनम रघुवंशी की अगर बात कर ले, ऐसी जगह जाकर जहाँ पे सीसीटीवी ना हो, जहाँ पे इंटरनेट न चलता हो, उन्होंने सारे वो काम किए जिससे कि वो बच जाए, लेकिन वो अब बची नहीं। और कैसे राजा रघुवंशी को मारने के आरोप में आप वो जेल में है। एक ऐसी महिला जिसने सबसे पहले अपने पति को मार के ड्रम में भरा और ड्रम के भरने के बाद सीमेंट कर दिया, वो भी पकड़ी गई। आफ्टर सम डेज उनको फाउंड कर लिया गया कि उन्होंने मारा, और उनके प्रेमी के साथ वो पकड़ी गई। तो कहीं ना कहीं कानून से आप बच नहीं सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप कानून के समक्ष जाए, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें, और उस एक्सेप्टेंस के बाद जो सजा कानून में है आप उसको झेलने के लिए तैयार। ये हो सकता है कि जब आप खुद से स्वीकार करेंगे तो कानून में सजा आपकी कम हो जाएगी। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि भारत का युवा सबसे नेक और सबसे अच्छा युवा है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं जेनजी जेनजी जेनजी, मैं इस नाम से बहुत ही दुखी हूं, क्योंकि भारत का वो युवा है जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे तो साइंस में हो, चाहे इंटेलिजेंसी में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और भारत का वो युवा है जो नेताओं के बहकाने में नहीं आया। कई बार बिहार की रैलियों से, बंगाल की रैलियों से, लद्दाख की रैलियों से कहा गया कि जेनजी जैसा प्रोटेस्ट भारत में हो सकता है, लेकिन भारत के युवा कभी ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए जो उनकी मातृभूमि के खिलाफ हो, जो उनके देश के खिलाफ हो, जो उनके आबो हवा के खिलाफ हो, जो उनके संविधान के खिलाफ हो। और मैं पूरे मद्दे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर जिस दिन भारत को, भारत के युवाओं की जरूरत पड़ेगी, वो बिना संकोच के भारत की भूमि के साथ, भारत सरकार के साथ खड़े रहेंगे और अपने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और उसका एक छोटा उदाहरण अगर मैं बता दूं तो ऑपरेशन सिंदूर के समय चंडीगढ़ में कुछ बच्चों की आवश्यकता हुई, कुछ युवाओं की आवश्यकता हुई। वहां इतना हुजूम जुट गया युवाओं का कि पुलिस के लोग ले जाने से लोगों को मना करने लगे। तो ये है भारत के युवा जो दूसरे देशों को जाके सर्विस दे रहे हैं, रसिया के युद्ध में चाहे हो, चाहे यूक्रेन के युद्ध में हो, चाहे ईरान के युद्ध में हो। तो जब बात अपने देश की आएगी तो वो सर्वोच्च बलिदान देने से कहीं से भी कतराएंगे नहीं। तो कम उम्र के अंतर्गत भगत सिंह ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, और भारत के युवाओं के लिए भगत सिंह एक आदर्श। आज की बात सिर्फ एक इंटरव्यू या एक पॉडकास्ट का जरिया नहीं है, ये एक रियलिटी चेक बताई गई है जो कि विशाल सिंह चंदेल जी ने बताई है। युवाओं, आप थोड़ा संभल के रहें। पुरुषों के लिए खास मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जल्द ही रूल एंड रेगुलेशन आएंगे, पर अगर आपको लगता है कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विशाल सिंह सर के साथ अटैच हो सकते हैं, उनसे अपना कंसर्न ले सकते हैं पूरा। विशाल सिंह सर हमेशा आपके साथ रहेंगे ना सर? जी जरूर। ऐसी और भी वीडियो और जानकारी को देखने के लिए एमबी नेटवर्क इंडिया को फॉलो करें, शेयर करें एंड चैनल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।